जी अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस ई लर्निंग के प्रोग्राम में। एक दफ़ा फिर आपको मोस्ट वेलकम भी कहते हैं और अपना पहला लेक्चर ये जो हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस को इस कोरोना पेंडेमिक में दोबारा जो हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है उसमें अब उस के मुताबिक हमारा जो आज का पहला लेक्चर है ये है बेटे विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट। ये सेकंड प्ले है आपकी बुक 3 में से। जैसे जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो रही थी तो आपको एक बात बताई गई थी कि आपका अब सिलेबस जो होगा, जहाँ तक हमने बुक 1 पढ़ लिया था उससे आगे हमने बुक 3 को स्टार्ट करना था। बुक 3 में जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका सेकंड प्ले शार्ट सिलेबस के मुताबिक। फ़र्स्ट प्ले आप नहीं पढ़ रहे हो, सेकंड प्ले पढ़ रहे हो। और सेकंड प्ले को स्टार्ट करने से पहले उसके मेजर थीम्स या जो कुछ हम इस पहले लेक्चर में पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्ले में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते होते हैं या क्या करना है, वेटेज उसका क्या है आपके पेपर के अंदर। तो बेटे आपको जो फर्स्ट लेक्चर दिया गया था, जो वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी, सारा पेपर पैटर्न और सिलेबस बताया गया था। एक बार फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो प्ले वाला हिस्सा है इसमें बुक 3 का जो प्ले वाला हिस्सा बेटे इसका जो टोटल वेटेज है वो 10 नंबर का है। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव का MCQ कोई या कोई सिनोनिम्स कोई 2-3 नंबर के आ जाए उसको निकाल कर बाकी इसका जो टोटल वेटेज है बेटे वो 10 नंबर का है। टोटल 8 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे और 8 शार्ट क्वेश्चंस में से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं बेटे वो 5 शार्ट क्वेश्चंस हैं और 5 शार्ट क्वेश्चंस का मतलब आपके 10 नंबर आएंगे। इसके अलावा इसमें से कोई ट्रांसलेशन, कोई पंक्चुएशन एट्सेट्रा इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती होती। 2 प्लेस में से आपका जो टोटल वेटेज है ऑलमोस्ट जो मेजर वेटेज है बेटे 10 नंबर का ही है। और इसके अलावा आपके टोटल 2 प्लेस हैं और इन प्लेस को जो प्लेस यहाँ पर आपके सिलेबस में शामिल किए गए अमेरिकन प्लेस हैं और इन प्लेस को 1 एक्ट प्लेस कहा जाता होता है। अब 1 एक्ट प्लेस से पहले जो इसकी असल में हिस्ट्री है वो प्ले नहीं, इसको ड्रामा कहा जाता होता था। अब इसको प्ले या ड्रामा कहा जाता है। पहले जो प्लेस आए उनको 5 एक्ट प्लेस कहा जाता होता था, लेंथी प्लेस होते थे। और ग्रीक्स में से तकरीबन ये जो ड्रामा की हिस्ट्री वो स्टार्ट होती है, इनको थिएटर के लिए लिखा जाता था। और वो जो प्लेस थे जो शुरू में ड्रामाज लिखे गए थे वो लिखे गए थे बेटे खुदा के लिए। मतलब उनका जो मेजर कॉन्सेप्ट होता था वो गॉड को खुश करना होता था, रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता था। या बाद में मोरालिटी प्लेस आ गए और फिर इसके अंदर इवोल्यूशन होती गई, तब्दीली आती गई, चेंज आता गया। और फिर इनके अंदर रोमांटिक प्लेस एक नया एक जानरे आ गया और फिर 5 एक्ट प्लेस से ये शार्ट हुए, 3 एक्ट प्लेस हुए। और फिर जिस तरह अमेरिकन आपको बताया गया कि उन्होंने शार्ट स्टोरी भी वही लेकर आए, नावल में से एक शार्ट उसका वर्जन लेकर आए। उसी तरह प्ले का भी या ड्रामा का जो शॉर्ट वर्जन लेकर आए बेटे वो 1 एक्ट प्ले लेकर आए। तो इसको 5 एक्ट फिर 3 एक्ट और फिर इसलिए 1 एक्ट। 1 एक्ट में ये है कि ये एक ही जो मेजर थीम को लेकर चलता होता है। कोई इसके अंदर ना सब प्लॉट नहीं होता, मेन प्लॉट ही होता है। और तकरीबन ये 24 आवर्स के अंदर ड्रामा जो बेटे कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको 1 एक्ट प्ले कहा जाता होता है। ज़्यादा करैक्टर्स नहीं होते, उमूमी तौर पर करैक्टर्स कम होते हैं और एक मेजर जो थीम या मेन प्लॉट जो होता है उसको डील करता है। अच्छा, उसके एक जनरल ओवरव्यू है। इसको आखिर में मैंने इसकी एक डेफिनेशन भी लिख दिया, वो भी पढ़ लेंगे और थोड़ा वेटेज उसका आखिर में जाकर अगेन उसको रिवाइज भी जब करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें और उन पॉइंट्स की रिवीजन हो जाएगी। आज का हमारा क्या काम है? आज के काम में हम प्ले नहीं पढ़ रहे। आज के बेटे इस काम में हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम एक ओवरव्यू ले लें इस प्ले का। विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट का एक ओवरव्यू हो जाए। तो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में बेटे राइटर का नाम है गोर विटॉल। गोर विटॉल अमेरिकन राइटर है और देखें तो अ फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट बॉर्न इन न्यूयॉर्क इन 1925। अमेरिकन राइटर है बेटे, अगर 1925 में पैदा हुआ है, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और अमेरिकन है। और इसके अलावा इसका अगर टाइटल देखें तो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। विजिट से बात समझ आती है, सैर है किसकी? स्मॉल प्लैनेट की। स्मॉल प्लैनेट, वो स्मॉल प्लैनेट बेटे हमारी दुनिया को कह रहे हैं, अर्थ को कह रहे हैं। विजिट करने कौन आया है? ये एक साहिब है, इनका नाम है क्रैटन। यहाँ आगे क्रैक्टर्स की लिस्ट में इनका नाम सबसे टॉप पर लिखा गया है क्रैटन। ये क्रैटन कौन है? ये बेटे एक ज़ॉम्बी हैं, एलियन है। कहाँ से आए हैं ये इन्होंने हमें नहीं बताया, बट ये ज़ॉम्बी हैं और किसी ऐसे सियारे से आए हैं जो उनके ख्याल में वो हमें समझा नहीं सकते, वो हमें बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा सफ़र करके आए हैं और ये स्मॉल प्लैनेट हमारे सियारे को कहते हैं। यहाँ आने का इनका मकसद क्या है?
वो मकसद ये बयान करते हैं कि वो इसको इनका हॉबी है, स्टडी करते रहते हैं, उसकी मतलब फ़र्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो यहाँ पर इसको विज़िट करने आए हैं। इसलिए इसका जो टाइटल है वो यहाँ पर रखा गया बेटे, विज़िट टू आ स्मॉल प्लैनेट, छोटे सियारे की सैर। अब इसमें एक जनरल व्यू इसका ले लेते हैं प्ले का। सबसे पहले तो बेटे ये क्या है, साइंस फिक्शन है। दिस इज़ आ साइंस फिक्शन और फैंटेसी। साइंस फिक्शन की बात हो चुकी, कई दफ़ा हो चुकी क्लासेस के अंदर। उसको मैंने अगेन उसकी एक डेफिनेशन लिख दी है फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडिया कि व्हाट इज़ साइंस फिक्शन। तो बेटे साइंस फिक्शन क्या होती है, अ लिटरेरी जॉनरे ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन। स्पेकुलेटिव क्या होता है, जिसके अंदर कॉन्जेक्चर हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक कॉन्जेक्चर है, वो एक गेस है, स्पेकुलेटिव अंदाज़ा है उसके अंदर। दैट टिपिकली डील्स विद इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कि उसके अंदर इमेजिनेशन भी होनी चाहिए और दूसरा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, जो गुजर गया है, जो मौजूद है, उससे हटकर वो फ्यूचर को बयान करे, और उसके अंदर इमेजिनेशन होनी चाहिए। ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसकी इमेजिनेशन होनी चाहिए, कौन से फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए बेटे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, तो इट विल बी नेम्ड एज साइंस फिक्शन। इसके साथ दूसरी जो चीज़ हम इस प्ले के अंदर देखेंगे बेटे, अराइवल ऑफ एन एडवांस्ड एलियन। ये एडवांस्ड एलियन कौन है बेटे, ये यही साहब हैं, क्रेटन साहब हैं, जो इस सियारे को विज़िट करने आए हैं, और ये एडवांस्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमोटेड हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। इनके अंदर ऐसी कुछ सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो इंसानों के अंदर नहीं है, इसलिए इसको एडवांस्ड एलियन, एलियन मीन ज़ॉम्बी, जो दूसरे किसी जगह से माइग्रेटरी है, माइग्रेशन करके यहाँ आया है, दैट इज़ कॉल्ड एलियन। एंड दी बिविल्डरमेंट, अब उसको देखकर बिविल्डर्ड हो गए, घबरा गए, डर गए, कौन, ऑफ द बिविल्डरमेंट ऑफ द अमेरिकन्स उसको, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोमोटेड नेशन है, और राइटर इसी को क्रिटिसाइज़ करता है कि इतनी प्रोमोशन या एडवांसमेंट जिस पर आप इतरा रहे हो, ये अभी कुछ भी नहीं, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तो वो उस पर एक हल्की फुल्की क्रिटिसिज्म भी है। तो वही बेटे आगे जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, पॉइंट्स मैंने बना दिए, पहला साइंस फिक्शन का, दूसरा अमेरिकन बिविल्डरमेंट, उसको एडवांस्ड एलियन को देखकर, तीसरा पॉइंट है लाइट क्रिटिसिज्म ऑन अमेरिकन सिविलाइजेशन। अमेरिकन सिविलाइजेशन जो है उसकी उसने खामियां बयान की हैं। बेसिकली राइटर का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो यही है भी, वो कहते हैं कि आप बेजा गुस्सा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे से जेलसी और एनवी रखते हो, हाइपोक्रेटिक हो, ये सारी जो खामियां हैं उसने इस साहिब के ज़रिए से बयान की हैं। और वो कहता है कि इन्हें कंट्रोल जब तक हम नहीं करना सीख सकते तब तक हम कोई एडवांस नेशन नहीं हो सकते। चौथा जो बड़ा पॉइंट या इसका एक थीम हो सकता है बेटे, वो है एन अर्ज। इसमें वो हमें इंस्पायर करता है, किस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहा है बेटे, अर्ज फॉर द मॉडर्न मैन टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स फर्दर। कि आपने जितनी यूनिवर्स देखी है वो अभी कुछ भी नहीं, वो बहुत कम देखी है आपने, तो मज़ीद इसे एक्सप्लोर करें, यूनिवर्स के अंदर घूमें फिरें, इसको मज़ीद आप सर्च आउट करके, डेल्व करके, इसमें से जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनको मज़ीद आप अभी जांचें, आप बहुत पीछे हैं, अर्ज है इसके अंदर। फिर एक और थीम इसका होगा बेटे, वीकनेसेस ऑफ मॉडर्न मैन। हम इंसानों की कमज़ोरियाँ कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल इन एबिलिटीज़, हमारी खामियाँ, एंड बेस इमोशंस, बेस मीन चीप, घटिया किस्म के, मीन किस्म के इमोशंस, लाइक कौन कौन से, एनवी, ENVY, एनवी, उसके बाद हिपोक्रेसी, सुपरफिशियल थिंकिंग, मतलब शोक ज़्यादा करते हैं, होता कुछ नहीं है हमारे पास, वायलेंस, वॉर एंड डोमिनेशन ऑफ अदर्स एट्सेट्रा। जो आपको पता है अमेरिकन के एक लस्ट रही है, लस्ट फॉर पावर रही है, लस्ट फॉर लैंड रही है, यहाँ वहाँ भागते दौड़ते वो मतलब मैड हुए हैं चीज़ों को वो छीनने के लिए, दूसरों से स्नैच करने के लिए। तो वो उन पर क्रिटिसाइज़ करता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो ना मतलब मीन थिंकिंग जो है, बेस थिंकिंग जो है वो अभी तक आपके अंदर है, एंड यू आर नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, यू नीड टू गेट परफेक्शन। अगर कहता है कि ये परफेक्शन है तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्शन, यू आर जस्ट हॉलो, आपके अंदर बहुत सा खोखलापन मौजूद है, उस खोखलेपन को आपने क्या करना है, अभी ओवरकम करना है। और फिर लास्ट इसके थीम्स में से एक थीम है बेटे, एन अर्ज फॉर द प्रेजेंट मैन टू ओवरकम डेथ, मिजरी, डिजीज़ एट्सेट्रा। ये भी कहता है कि आप अगर समझते हो कि आपने कोई वैक्सीन और पेंसिलिन एट्सेट्रा जो मेडिसिन बना ली हैं, ये अभी बहुत कम है। अब वो जो एलियन आया ना क्रेटन,
क्रेटन इनको जो अपने बातें बताते हैं उसमें वो एक मॉर्टल बीइंग नहीं है बेटे, इमॉर्टल बीइंग। वो कहते हैं हम मरते नहीं हैं, हमारे सारे के लोग जो हैं, हम बीमार भी नहीं होते, हमारे अंदर हसद भी नहीं है, हमारे अंदर बीमारियां भी नहीं आती। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स देकर वो बेसिकली राइटर अर्ज करना चाहते हैं इंसानों को कि मज़ीद अभी खोज लगाएं, मज़ीद चीज़ों पर सर्च करें, उनको असेसमेंट के लिए लेकर जाएं, किन किन चीज़ों को डेथ को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ज़िंदगी को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो मौत को, बट ये है कि ज़िंदगी में इजाफा किया जा सकता है, बीमारी को कंट्रोल करके खुशी वाली और सेहतमंदाना ज़िंदगी दे सकते हो। मिजरी, डिजीज़ एक्सेट्रा को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक अर्ज मौजूद है बेटे, थीम उसका है, उसका एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिस पर वो बड़ा खुलकर जो क्रेटन है वो उस पर बात करता है और इन लोगों की खामियों को इनके सामने रखता है। और ओवरऑल हम यहाँ तक अगर देखें तो हमें बेटे ये समझ आएगी कि राइटर जो है ना गोर विडाल असल में खुद ही क्रेटन है। एक माउथ स्पोक बना हुआ है क्रेटन उसका, और उसके थ्रू वो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन बीइंग के तौर पर प्रेजेंट करके वो अमेरिकन की खामियों को उनके सामने बड़े पॉजिटिव और बड़े लाइट क्रिटिसिज्म के साथ उनके सामने रख रहा है कि दीज आर द थिंग यू आर टू ओवरकम। अच्छा बेटे, इसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा प्ले पढ़ते हुए? स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले इज़ आर मेजर टॉपिक्स। ये हमेशा ही रहा है बेटे, हमने इसको ही करना है। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं 5-6 टॉपिक्स हैं, ये आप हर स्टूडेंट ने बड़े गौर से नोट करने बेटे, सुनने। हम जब प्ले पढ़ रहे होंगे, जिस बच्चे ने इसको ज़्यादा गौर से सुना होगा वो जल्दी उन चीज़ों को ग्रैस्प कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, उसको समझ आ जाएगी कि उसको पेपर के लिए क्या क्या तैयार करना है। बेटे हमारे पास मेन टारगेट इस जो पेपर का है या इस प्ले वाले पोर्शन का है वो यही है। अब इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा और मेजर टॉपिक अगर आप देखें और जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा लिखा है वो है बेटे क्रेटन जो इसका मेन कैरेक्टर है या जो एलियन है, इसके बारे में देखें तो कौन कौन सी चीज़ें हमें प्ले पढ़ते हुए या प्ले से पहले आप जब पढ़ रहे हो तो आपने कौन सी चीज़ें जहन में रखनी हैं, विच यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दोज थिंग्स। सबसे पहले बेटे उसकी क्वालिटीज़, नंबर 1 उसके अंदर खूबियाँ क्या हैं, नंबर 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, वो कौन कौन सी सुपर ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज़ का मालिक है, नंबर 3 पर्पस ऑफ हिज विजिट, उसके यहाँ आने का मकसद, नंबर 4 एडवांसमेंट ऑफ हिज सिविलाइजेशन, उसकी तहजीब हमसे कितनी एडवांस्ड है, कितनी प्रोमोटेड है, हमसे वो कितने ज़्यादा आगे हैं। क्रेटन्स मॉरल बिहेवियर, वो बड़ा गुस्सा करते हैं, सारे लोग उससे मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट वो गुस्सा नहीं करता, वो बड़े प्यार के साथ बड़े धीमे अंदाज में डील करते हैं और पेशेंस शो करता है। और जो उसका वाहिद मकसद है वो यही है कि पेशेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप जब तक गुस्सा करते रहेंगे, आप सुपर ह्यूमन बीइंग्स, आप अच्छे इंसान, आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते हो। बेटे यू एंजॉय दिस एस्पेक्ट ऑफ द प्ले। आप जब इसको पढ़ रहे होगे तो उसने पेशेंस पर जो एक अलग से उसका एक एस्पेक्ट हमारे सामने आता है क्रेटन के एक सुपर ह्यूमन बीइंग के तौर पर। मतलब सिर्फ पार ही सब कुछ नहीं है, पार के होते हुए वहाँ पर पेशेंस शो करना जो उसका सबसे बड़ा थीम है बेसिकली। जब आपके पास ताकत हो और फिर आप एक आइडियल ह्यूमन बीइंग के तौर पर अगर किसी को गुस्सा उस पर शो नहीं करते हो, उसको माफ़ कर देते हो और आप उसको मतलब उससे बदला भी नहीं लेते हो, तो देन यू आर सुपर ह्यूमन बीइंग्स, देन यू हैव सुपर नेचुरल क्वालिटीज़। तो वो उनकी बात करता है बेटे, वो हमें लेसन देता है यहाँ पर। फिर इसी के ज़रिए से वो थीम ऑफ क्रेटन स्टडी। अब क्रेटन स्टडी की थीम क्या है बेटे? वो थीम है अर्थ। इसके अलावा वो कहते हैं हम बाकी सियारों को भी पढ़ते रहते हैं, बट अर्थ के बारे में मैं ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, ज़्यादा मैं मेरा हॉबी है इसको पढ़ना। जब वो आता है तो कुछ अरसे के बाद, थोड़ी टाइम के गुजरने के बाद, फिर उसका जो 2 प्लान चेंज हो जाते हैं इन लोगों की सोच को देखकर, या इन लोगों के वो मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात या उनकी क्लैश को देखकर, हाइपोक्रेटिक फीलिंग्स या एनवियस फीलिंग्स को देखकर, आखिर में उसका प्लान चेंज हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं अकेला पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं तुम्हें कंट्रोल करके दिखाऊंगा। वो कहता है कि मैं इसको सब्जुगेट करना चाहता हूँ। ये हमारा पहला और बड़ा टॉपिक बेटे क्रेटन का होगा। दूसरा टॉपिक होगा मेजर कैरेक्टर्स का। मेजर कैरेक्टर्स में जिन चीज़ों को आपने असेस करना है, उनको सेपरेट करके लिखते जाना है, साथ साथ जब पॉइंट्स आएँ आपको साथ साथ बताया भी जाएगा कि बेटे ये उस कैरेक्टर का, ये उस कैरेक्टर की बात हो रही है जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे। तो इसमें मिस्टर स्पेल्डिंग, ये कौन है? मिस्टर स्पेल्डिंग अमेरिकन है बेटे, मैरीलैंड में रहते हैं और इनका बाकायदा प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिस्टर स्पेल्डिंग के घर ही ये आता है। मिस स्पेल्डिंग एक न्यूज़ कास्टर है और क्रेटन इनके घर सबसे पहले आता है और इन्हीं के यहाँ वो रुकता है, इनका मेहमान बन जाता है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर मिसेस स्पेल्डिंग है, जो मिस्टर स्पेल्डिंग की वाइफ हैं। थोड़ी सी मतलब जिस तरह एक नॉनसेंस होती हैं, थोड़ी सी मतलब
कम अकल जिस तरह कहा जा सकता है उनको, तो बड़ा हर बात को बड़े एक मिजाहिया अंदाज में और ज़रा अपने स्टाइल में उनको डील करने का तरीका है, बट बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, हर एक से मोहब्बत करने वाली हैं। तो इस तरह का उनका एक अच्छा सा किरदार हमारे सामने आता है, जो इनकी बीवी हैं, मिसेस स्पेल्डिंग की वाइफ हैं। फिर बेटे एलन इनकी बेटी है मिसेस स्पेल्डिंग की। फिर करैक्टर्स में जॉन आएगा, जॉन इनका नेबर है। और उसके बाद जनरल पावर्स आर्मी जनरल है, जो ओवरऑल अमेरिकन आर्मी जनरल है बेटे, और इसका फ्रेंड भी है। मिसेस स्पेल्डिंग इस बात का दावा करते हैं कि जो जनरल पावर्स है वो मेरा फ्रेंड है, वही वहाँ पर आता है और मार्शल लॉ लगाता है इसके पूरे घर पर, उस मैरीलैंड के स्टेट में इनके घर पर। और फिर लास्ट करैक्टर होगा क्रैटन का, यही एक दफ़ा फिर करैक्टर के तौर पर भी हमें इसे करना होगा, क्रैटन के करैक्टर को। और अगर हम देखें तो हमारे पास तीसरा जो मेन टॉपिक होगा बेटे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। किनका कंपैरिजन और कंट्रास्ट है बेटे? ऑफ द पीपल ऑफ द टू प्लैनेट्स, दोनों स्यारों का। दूसरा स्यारा हमें नहीं पता, बट उसके मुताबिक वो किसी और स्यारे से आया है तो उसको हम स्यारे ही कहेंगे। एक स्यारा बेटे ज़मीन है और दूसरा स्यारा अननोन प्लैनेट है। तो इन दोनों स्यारों का जो कंपैरिजन या कंट्रास्ट है, ये भी क्वेश्चन आता होता है, तो इसको भी हमने करना है कि हम उनसे किस तरह मुख्तलिफ हैं, या वो हमसे किस तरह एडवांस्ड हैं, हमारे और उनके दरमियान इन्फीरियर पॉइंट्स कौन से हैं और जो दूसरे सुपीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट होगा बेटे डैमेजेस ऑफ वायलेंस। वही जो इसका मेजर थीम भी है कि वायलेंस से बचने का ना हमें सबसे बड़ी जो प्रीच अगर इसके अंदर है, कोई टीचिंग है, जो लर्निंग है, जो सबसे बड़ा थीम है, वो है कि आपको वायलेंस को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक वायलेंस को, झगड़े को, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी अ प्रॉपर और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। लास्ट पॉइंट होगा बेटे द फ्लाइंग सासर, जो इसका एक उड़न तश्तरी है, जिस वो अपने तश्तरी में आता है, जो उसका एक जहाज़ है, जो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से उसका कोई उसने प्रॉपर नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसलिए उसको राइटर ने फ्लाइंग सासर के नाम से याद किया। तो वो किस तरह ट्रैवल करता है, उसका डायमीटर क्या है, उस पर एक अलग से क्वेश्चन आता होता है, उसका मतलब यहाँ पर अराइवल एट्सेट्रा उसको हम देखेंगे। फिर वन एक्ट प्ले की डेफिनेशन लिख दी है फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पेपर में नहीं पूछी जाती होती, बट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज मैंने लिखे बेटे इट इज़ अ वर्क ऑफ ड्रामा कंसिस्टिंग ऑफ डायलॉग्स होने चाहिए बिटवीन कैरेक्टर्स इंटेंडेड फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। इसमें होती है अगर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ना हो बेटे और उसके अंदर थिएटर के लिए उसको मेंट टू बी स्टेज्ड ना हो तो वो ड्रामा नहीं हो सकता। उसकी प्रॉपर कंडीशंस में से एक कंडीशन है, वो लाजमी होनी चाहिए। बुक 3 फ्राम बुक 3 में क्या है बेटे, टोटल 2 प्लेज आपने करने हैं, 1 एक्ट प्लेज हैं दोनों ही, एक आपका ख़त्म हो गया, पहले 3 होते थे अब 2 रह गए शॉर्ट सिलेबस की वजह से। 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। 5 अटैम्प्ट करने का मतलब टोटल 10 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ से बनता होता है। तो अगर सारी बात को बेटे इवेलुएट करें, असेस करूं, सारी बात को ख़त्म करूं, तो वन मैन शो अगर इसको कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा कि क्रैटन इसमें सबसे मेन पार है, सबसे मेन करैक्टर है। जो बंदा क्रैटन को या उसके थीम्स को या उसकी स्टडीज़ को या उसके हॉबीज़ को समझ गया, जो क्रैटन को समझ गया, ओवरऑल पूरा प्ले समझ जाएगा। और इसके अलावा बाकी हम जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा बेटे इससे कंसर्न, इससे रिलेटेड, वो होगा ओवरऑल सारे करैक्टर्स की एवेलुएशन या उसकी असेसमेंट पर। फ़िलहाल आपको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बहरहाल एक लास्ट मैसेज कि बेटे नेक्स्ट क्लास में आप अपने साथ टेक्स्ट बुक भी रखिएगा, हो सकता है हमें उसकी साथ साथ ज़रूरत पड़ जाए। और फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेस।